तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग स्कीम एंड पावर सिस्टम और पूरे वर्ल्ड में क्या प्रभाव पड़ा। इसके बारे में हम आप पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। ये आपको वीडियो स्टडी लाइक टॉपर पे क्लास 12th आर्ट्स में आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी और हम इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश और हिंदी की सारी क्लासें हम आप में स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और इसकी समरी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बस। और एकदम फ्री में आपको हम प्राइवेट प्रोवाइड कराएंगे, वो भी स्टडी लाइक टॉपर में। चलो आज का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, चैलेंजेस इन नेशनल बिल्डिंग, स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग में पहला चैलेंज ये आता है हमारे सामने की चैलेंज अहेड। आगे बढ़ते हैं। पहला चैलेंज ये आता है कि फाउंडेशनल नेशनल चैलेंज। फाउंडेशनल नेशनल चैलेंज में क्या होता है कि उस टाइम भारत का 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी और भारत एकदम आज़ाद हुआ था। उस टाइम हमें यूनिटी बनाने रखनी थी, इस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था और डेवलपमेंट करना था। सिर्फ एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप का नहीं, पूरे समाज का। इसलिए ये 3 मेजर चैलेंज थे इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। कि कौन से चैलेंज थे, एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कौन से चैलेंज थे। पहला चैलेंज था मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि हमारे इंडिया में कल्चरली, रिलीजनली और डाइवर्सिटी ग्रुप है बहुत सारे, जिसे हमें यूनिटी बना के रखनी थी और मेंटेनिंग यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। दूसरा चैलेंज था इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी। उस टाइम हमारे में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और इंडिया में अभी-अभी 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी और उसमें ना इसके पास इलेक्शन थे ना बात, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें डेमोक्रेसी की बहुत ज़रूरत थी। तीसरा चैलेंज आता है इंश्योरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे कास्ट के, बहुत सारे ऐसे मान के चलो कि जैसे ये ऊंची कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का, ऐसे बहुत सारे लोग थे। उसको हमको सबको इक्वल रखने की बहुत आवश्यकता थी। इसलिए ये इंडिया के सामने बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था कि इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पार्टीशन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे इंडिया का जो पार्टीशन हुआ किसमें, पाकिस्तान और इंडिया में। इंडिया था एक मेजॉरिटी वाला हिंदू रीजन और पाकिस्तान था एक मुस्लिम रीजन, इसलिए इन दोनों का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन में प्रोसेस बेस्ड ऑन रिलीजन मेजॉरिटी, मतलब टू नेशन थ्योरी इसमें बहुत फेमस हुई थी और ये आपके क्लास 12th की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकती है, इसलिए इसको मार्क करो। टू नेशन थ्योरी बेस्ड ऑन रिलीजन मेजॉरिटी, मतलब हिंदू और मुस्लिम उस टाइम मेजॉरिटी में थे, इसलिए इसको टू नेशन थ्योरी कहते हैं कि इधर मुस्लिम आ जाते हैं और इधर हिंदू, और इन दोनों का अलग रिलीजन होना चाहिए और अलग एक रीजन होना चाहिए, इसलिए इनका पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया में। चलो आगे चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिलीजन मेजॉरिटी हमने कर लिया। दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आता है ब्रूटल वायलेंस। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, 80 लाख पीपल ट्रांसपोर्ट हुए इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। कोई नहीं चाहता कि हम इंडिया रहें या पाकिस्तान रहे, एक दूसरे से लड़ाई हुई, वायलेंस हुआ, ट्रॉमा कॉज हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि 80 लाख पीपल ट्रांसपोर्ट हुए एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें ब्रुटैलिटी हुई इन लोगों के बीच में, उन्हें हत्याकांड हुए, बहुत सारे ऐसे वायलेंसिव क्राइम हो गए उनके बीच में।
उस टाइम पार्टीशन हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान का। दूसरा चैलेंज ये था इंडिया के सामने कि ये पहले चैलेंज, दूसरा था रिफ्यूजी सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन चैलेंज, कि इंडिया को अब ये सब होने के बाद इसको वापिस सही भी करना था, इसलिए इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि रिफ्यूजी सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान से भी लोग आए थे, उनको भी उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं, मतलब इनको यहाँ पर रहना पसंद नहीं इसलिए यहाँ पर आ गए, इनको यहाँ पर रहना पसंद नहीं है, इसको इसलिए यहाँ पर आ गए। उनको रिहैबिलिटेट भी करना था। इसलिए इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ये रिफ्यूजी सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन चैलेंज। और उसके बाद तीसरा चैलेंज आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इस टाइम इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट होते थे, जैसे हैदराबाद हो गया, ये मेजॉरिटी सबको ये घेरता था हैदराबाद। जैसे इंडिया ये है, उस टाइम हैदराबाद हैदराबाद के निजाम जो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी थे, उन्होंने मना कर दिया था इंडिया में ज्वाइन होने के लिए। बाद इनमें फोर्स करा, उसके बाद ये इंडिया में ज्वाइन हो गए थे। उनकी भी इसमें स्टोरी हम आपको आगे चल के बताएँगे। ये इस चैप्टर की पूरी समरी है, जो आपको अगर अगर आप चैप्टर को पढ़ानी है, ये पढ़ लो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी से सही हो जाएँगे। थ्रेट टू यूनिटी। अब इसके बाद आता है थ्रेट टू यूनिटी, क्योंकि उस टाइम 565 प्रिंसली स्टेट होते थे और इंडिया यूनाइट नहीं था और इंडिया टूटा हुआ था अलग-अलग प्रिंसली स्टेट में। इसलिए ये भी बड़ा चैलेंज था कि उन सबको इकट्ठा करना था। पहला चैलेंज ये, दूसरा चैलेंज गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, जिसने सरदार पटेल ने सारे प्रिंसली स्टेट को जोड़ा और उनके ये एग्रीमेंट साइन किया कि ये कभी भी अलग नहीं होंगे इंडिया से और बिना इजाज़त के इंडिया से अलग नहीं होंगे। सरदार पटेल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यूनिटी में इंडिया के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि 565 प्रिंसली स्टेट और लीगली डिपेंडेंट अपॉन ब्रिटिश विड्रॉल, और ये ब्रिटिशों ने इसको उस पे निर्भर थे ये। फोकस ऑन एक्सेशन टू इंडियन यूनियन, पहला चैलेंज। दूसरा मेजर केसेस, हैदराबाद एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, उसके बाद जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर वाले इश्यू हो जाते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ये हमारा चैलेंज हो गया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, पार्टीशन ऑफ इमीडिएट सक्सेशन, consequences और फाउंडेशन। नेशनल चैलेंजेस में मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इंडिया में बहुत जरूरी थी, इंश्योरिंग सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। और पार्टीशन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस हमें यहाँ बताया कि प्रोसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, मेजोरिटी दो मेजोरिटी रिलीजन थे, हिंदू मुस्लिम, उन दोनों में अलग अलग भेदभाव ना हो। और इन और अगर एक स्टेट है जो नॉन रिलीजन है, उसको किसी भी साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसके पास ज्यादा पैसा है इसके पास कम पैसा है। इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इशू था कि किसी का मेजोरिटी में जो रिलीजन थे उसके साथ भेदभाव ना हो। अगला आता है मैनेजिंग वास्ट डिफरेंसेस, लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। उनको जो क्या है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इन सबको एक बार इक्वल रखना था, मतलब ये कोई बराबर ना हो, एकदम इक्वल रहे ये सारे। पहला चैलेंज। दूसरा इंश्योरिंग नेशनल कोहेजन डिस्पाइट पोस्ट पार्टीशन वायलेंस। नेशनल कोहेजन डिस्पाइट पोस्ट पार्टल वायलेंस, मतलब जब इंडिया का पार्टीशन हुआ उस टाइम वो जितने वायलेंस हुए उनको सबको शांत करना, उनको ज़्यादा वो हंगामा ना करे, इसलिए उनको शांत रखना। इसलिए नेशनल कोहेजन डिस्पाइट पोस्ट पार्टीशन वायलेंस, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और बिहेवियर, जैसे इलेक्शन कराना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, उसका ड्राफ्ट निकालना, इसके भी चैलेंज हुए थे पार्टीशन के बाद। और वेलफेयर ऑफ
वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन की एक इकोनॉमी के लोग उसको भी फायदा मिले, सारे को फायदा मिले और सिटीजन को, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन डिसएडवांटेजेस ग्रुप जैसे एसटी एससी और ओबीसी को एकदम इक्वल रखा जाए, कोई भी उसमें भेदभाव ना हो। और डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है उसमें बाउंड्री सेट करना कि ये पाकिस्तान का रीजन है और ये इंडिया का रीजन है, ये इस पे इंटरफेयर ना करे और इंडिया पाकिस्तान पे इंटर ना करे, और इसलिए एक बाउंड्री का होना बहुत जरूरी है जो इंटरनेशनली वैलिड हो। ये हमें बता दिया ब्रूटल वायलेंस एंड ट्रॉमा, रिफ्यूजी सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन चैलेंज 565 स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, और सरदार पटेल का इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो ये था ये मेजर मेजर आपका चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग 1947 इंडिया के पार्टीशन के बाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये आप पढ़ ले तो इन आपका 60 टू 70% आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर मेजर ये चैलेंज हुए थे इंडिया के पार्टीशन के बाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आपको हम टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। अगली क्लास हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज के बारे में करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का अगला चैप्टर। चलो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कैसी लगी वो कमेंट में बताएं, और अगली क्लास की क्या डिमांड है उसके बारे में हमें आप बताएं। तो आज के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल का नाम है क्लास 12 स्टडी लाइक टॉपर क्लास 12 आर्ट्स, जिसमें हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी इंग्लिश की सारी समरी क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।